नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आईआईटी कमान के छात्र की हुई मौत, ऊहलखड़ से बरामद हुआ दीप प्रकाश सिंह का शव। वीरवार को कॉलेज कैंपस से बाहर निकला था घूमने। सुंदरनगर में 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी स्कूल बस में सवार 30 बच्चे हुए घायल। तेज रफ्तार से गलत दिशा में चालक चला रहा था बस। नई भाजपा ने की कांग्रेस का किला ध्वस्त करने की नाकाम कोशिश, आरोप लगाया दून विधायक राम कुमार चौधरी ने। और पंडोह में नागचला से मनाली तक के 4 लेन प्रभावितों ने निकाली रैली। प्रदेश सरकार और एनएचएआई के खिलाफ की नारेबाजी। भू अर्जन अधिकारी के दफ्तर का किया घेराव। आईआईटी कमान में बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र दीप प्रकाश सिंह का शव ऊहलखड़ से बरामद किया गया। एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दीप प्रकाश सिंह की मौत खड्ड में डूब जाने के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। आईआईटी कमान में बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र दीप प्रकाश सिंह वीरवार को कैंपस से बाहर घूमने निकला था। दीप प्रकाश सिंह ने फेसबुक पर इस बात का अपडेट भी डाला था कि वह कॉलेज कैंपस के पास नदी किनारे घूमने निकला है। शाम को दीप प्रकाश के वापस न आने पर इसकी तलाश शुरू की गई और पुलिस को भी सूचित किया गया। एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि छानबीन करने पर दीप प्रकाश सिंह का शव ऊहलखड़ से बरामद किया गया। दीप प्रकाश सिंह की मौत खड्ड में डूब जाने के कारण हुई है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। आईआईटी कमान में एक बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र जो वाराणसी का रहने वाला है, दीप प्रकाश सिंह इसका नाम है, उसका ऊहलखड़ में डूबकर मौत हो गई है। यह बताया जा रहा है कि यह छात्र पिछले कल कॉलेज कैंपस से कहीं घूमने निकल गया था। इसमें इसने फेसबुक पर भी अपडेट डाला था, अपने दोस्तों को इसने अपडेट डाला था कि मैं कहीं आईआईटी कैंपस के पास में ही, नॉर्थ कैंपस के पास में नदी नाले के किनारे पे घूमने गया हूँ। शाम को जब इस छात्र की तलाश की गई तो पता चला कि यह छात्र दिन को कहीं घूमने गया था और इसकी तलाश करने पर रात को यह ऊहलखड़ में मृत हालत में पाया गया। इसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए ज़ेड लाया गया है। जैसे ही इसके परिजन और इसके घर के सदस्य पहुँचते हैं तो इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बता दें कि दीप प्रकाश सिंह वाराणसी का रहने वाला था और आईआईटी कमान में बीटेक के प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सुंदरनगर के पास डहर में एक निजी स्कूल बस के लुढ़क जाने से 25 बच्चे घायल हो गए हैं। यह बस सुबह बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी कि अचानक लुढ़क कर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 108 के माध्यम से बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। शुक्रवार सुबह सुंदरनगर में दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है। सुबह सवेरे घर से स्कूल के लिए निकले मासूम बच्चे एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा सुंदरनगर के पास डहर में उस वक्त हुआ जब बस लुढ़ककर 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस विवेकानंद पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है, जिसमें 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे और 25 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे के बारे में लोगों ने तुरंत 108 पर सूचना दी। घायल बच्चों को इलाज के लिए सुंदरनगर अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। यह हादसा किस वजह से हुआ, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। आसपास शहर से जब कुमारनी की तरफ जाते हैं उस रास्ते पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये घटना 8:20 के आसपास हुई। इसमें वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके अनुसार 30 से ऊपर लगभग सवारियाँ थी, बच्चे थे इसमें और इसमें 25 बच्चे घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने उनकी मदद से, स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चे जो हैं बाहर निकाले गए बस से और निजी वाहनों और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सुंदरनगर अस्पताल शिफ्ट किए गए हैं। कर रहे हैं हम पुलिस विभाग की तरफ से। बस की कैपेसिटी कितनी थी जी? बस की कैपेसिटी भी अभी देखी जा रही है, पुलिस में आयु जांच कर रहे हैं कितने कैपेसिटी की थी बस। इसके बारे में अभी मेरी बीएमओ से बात नहीं हुई है,
लेकिन जो भी हमारी तरफ से प्रयास था, हमने यहाँ सुंदरनगर अस्पताल मेडिकल टीम से एक्टिवेट कर दी थी और बरमाना ACC अस्पताल हमने वहाँ भी बात करी थी कि ऐसी घटना घट गई है और आप अपने डॉक्टरों को थोड़ा चौकस रखें। तो दोनों जगह हमने बात करी। DSP बिलासपुर से बात हुई। वहीं मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर व पूर्व वन मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। वहीं ASP कुलभूषण वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि चालक की लापरवाही के चलते ये घटना पेश आई है। चालक रॉन्ग साइड पर तेज रफ्तार के साथ बस चला रहा था। उन्होंने बताया कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आज प्रातः डहर के पास विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट स्कूल जो है उसका एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें कुल 34 आदमी सवार थे। 32 स्कूल के बच्चे थे, एक ड्राइवर और एक इसमें स्कूल की अध्यापिका बैठी थी। 3-4 पलटे इस बस को लगे हैं, रोड से नीचे भी है। इसमें अभी तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक आईओ ने किया है उसमें ड्राइवर द्वारा गलत साइड में बस को चलाना और तेज़ रफ्तार होना इसका कारण बताया गया है। इसमें से 32 बच्चों को सुंदरनगर में दाखिल किया है और 2 व्यक्तियों को बिलासपुर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया है। मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में 279 IPC के तहत दर्ज कर दिया गया है। दून में पुरानी भाजपा, बीच वाली भाजपा, नई भाजपा सहित कई तरह की भाजपा पैदा हो गई है। नई भाजपा के कुछ खुद को 30 मार खां समझने वाले नेताओं ने दून में एकजुट कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही भाजपा के मंसूबों का किला धराशायी हो गया। ये बात दून विधायक रामकुमार चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कही। दून विधायक रामकुमार चौधरी ने भाजपा को अपना कुनवा संभालने की नसीहत देते हुए कहा कि इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। चौधरी ने कहा कि जब से उन्होंने दून की कमान संभाली है, भाजपा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर साजिशें रचती आई है। दून में हो रहा अथाह विकास भाजपा को रास नहीं आ रहा है, जबकि भाजपा के कार्यकाल में 10 मतलबी परिवारों और चाटुकार नेताओं ने दून को दोनों हाथों से लूटा है। भाजपा की पूर्व विधायक को कठपुतली बनाने के साथ साथ गुमराह किया जाता रहा, जिससे दून का विकास ठप हो गया था। लेकिन कांग्रेस के आते ही यहाँ करोड़ों रुपए के विकास कार्य तीव्रता से चलाए गए और दून को विकास की पटरी पर फिर से लाया गया। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है यह मुद्दा नगर परिषद बद्दी के लिए 2 दिन पहले 14 तारीख को बीजेपी के क्या ये कह लो कि नई बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में यहाँ 3-4 धड़े हैं। कोई नई बीजेपी है, कोई पुरानी बीजेपी है, कोई बीच वाली बीजेपी, कोई RSS की बीजेपी है। ये जो नई बीजेपी अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए भाजपा के कुछ पार्षदों ने हमारे एक पार्षद को थोड़ा सा गुमराह करके जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन करवा लिए थे। मुद्दे थे, टैक्स का मुद्दा था, तो उन पे इनसे चर्चा हो गई है। ये उस दिन जिस दिन ये टैक्स वाला डिसाइड हुआ था उस दिन नहीं थे उस मीटिंग में, तो इनको फिर ये उस चीज़ के बारे में इनको अवगत करवाया गया। फिर ये जो है उन्होंने अपनी बात को जो है वापस कल ले लिया कि मैं उस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उससे अपना नाम वापस लेता हूँ। तो उनके मुंह पे जो है, क्योंकि कांग्रेस दून में एकजुट है और चट्टान की तरह राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ है। राजा वीरभद्र सिंह जी जो है वो 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो नगर परिषद बद्दी या दून क्षेत्र में माननीय राजा साहब ने बहुत भरकम राशि जो है वो हमें विकास के लिए दी है। सभी क्षेत्रों में जो है अथाह विकास 2.5 वर्षों में 10 वर्ष का कार्य जो है राजा साहब के आशीर्वाद से दून क्षेत्र में हुआ है। आज दून, पहाड़ और नगर परिषद बद्दी में 70% लोग जो है वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इसलिए ये लोग तिलमिला रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए ये कोई मुद्दा ढूंढने, क्योंकि आज दून और नई बीजेपी, पुरानी बीजेपी, मुद्दा विहीन बीजेपी जो है वो हो गई है। उनके मुंह पे करारा तमाचा मैं समझता हूँ लगा है और भविष्य में ऐसी नाकाम। वहीं पार्षद नरेंद्र दीपा हाउस टैक्स को मुद्दा बनाकर बगावती तेवर दिखाने के बाद बिना शर्त वापस लौट आए। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं के गुमराह करने व दबाव के चलते वह भटक गए थे। जो मैंने DC महोदया सोलन के पास अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था उससे मैंने अपना नाम वापस ले लिया है। इसमें मेन तो जैसे मुद्दा था हमारा वो हाउस टैक्स का था,
जो हाउस टैक्स इन्होंने मीटिंग में नगर परिषद बद्दी ने क्लियर कर दिया था, उस मीटिंग में मैं गया हुआ था, इसलिए मुझे ये जल्दबाजी में मेरा फैसला लिया गया था। मैं पहले भी कांग्रेस परिवार में था और आगे के लिए भी कांग्रेस परिवार में ही रहूँगा और चौधरी राम कुमार जी के साथ हूँ और नगर परिषद बद्दी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय इनके पूरा साथ हूँ। हम पहले भी एकजुट थे और अब भी। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन धर्मपाल चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष चौधरी मदन लाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम प्रकाश, नगर परिषद उपाध्यक्षा मोनिका कौशल, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष संजीव संजू सहित सभी पार्षद व कांग्रेस नेता मौजूद रहे। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। नागचला से मनाली तक बनने वाले 4 लेन का कार्य शुरू होने की कगार पर है। विभाग ने यहां पर काम को अवार्ड तक कर दिया है और यहां पर 4 लेन के प्रभावितों को इस बात का रोष है कि उन्हें बिना बताए इस सारी प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रभावित अपने हकों की लड़ाई को बीते 2 वर्षों से लड़ रहे हैं और इसी के चलते पंडोह में शुक्रवार को 4 लेन संघर्ष समिति ने एक बैठक का आयोजन किया और उपरांत इसके काले झंडों के साथ रैली निकाल भू अर्जन अधिकारी पंडोह के ऑफिस में घेराव किया। नागचला से मनाली तक के सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने भू अर्जन अधिकारी के ऑफिस के बाहर लगभग 3 घंटों तक डेरा डाला और भू अर्जन अधिकारी से अपनी समस्याओं के निदान से संबंधित सवाल भी पूछे, जिनके संतोषजनक जवाब देने में सक्षम अधिकारी अक्षम रहे। 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि यहाँ के 4 लेन प्रभावित अंतिम बार प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मंडी में शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मिलेंगे और अगर उसके बाद भी सरकार का रवैया सकारात्मक न रहा तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतने को मिलेगा। 4 लेन की जद में आने वाले कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जिनके पास अतिरिक्त भूमि नहीं है और वे लोग बेघर होने की कगार पर हैं। प्रभावितों ने मांग उठाई है कि सभी प्रभावितों का पहले उचित मुआवजा तय किया जाए और इसके बाद इनका पुनर्स्थापन और पुनर्वास किया जाए, नहीं तो प्रभावित अपनी जमीनों पर 4 लेन का निर्माण नहीं होने देंगे। एलओ पंडोह ने कुल्लू जिला में लोगों को नोटिस थमा दिए हैं कि जमीन और घरों को खाली किया जाए 60 दिनों के अंदर, जबकि हालत ये है कि उनके पुनर्वासन और पुनर्स्थापना का बंदोबस्त कोई नहीं किया गया है। कौन कौन से लोग इसमें चिन्हित हैं उनका भी कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। और कुल्लू में तो हालात ये है कि वहां के रेट्स जो है वो 2013 के बाद रिवाइज्ड भी नहीं हुए हैं। अभी हमने यही तय किया है कि मुख्यमंत्री महोदय अभी मंडी में शिवरात्रि के दौरान आएंगे, हम एक बार उनसे गुहार लगाएंगे और ये बात तय है कि जमीन पर जो है निजी भूमि में हम इनको किसी भी हालात में नहीं आने देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो लोग जैसा भी आपस में डिस्कस करके किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरा पूरी ज़मीन घर के साथ जो है 4 लेन में जा रही हूँ तथा मैं पूर्ण रूप से भूमिहीन होने जा रही हूँ। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए जिससे कि हम 4 बिस्वे की बदले में 4 बिस्वा ज़मीन ले सकें, लेकिन गवर्नमेंट हमें मुआवजा बहुत कम दे रही है और पूर्ण रूप से भूमिहीन होने पर हमारे जो भी प्रभावित जितने भी हैं उन सभी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें और अपने परिवार को खुशियाँ दे सकें। ये है सर, हम सरकार के जो तरक्की के काम है इसके विरुद्ध नहीं है,
हम सरकार से सिर्फ इतना बोल रहे हैं, प्रदेश सरकार से सिर्फ हमारी इतनी मांग है कि जो कानून बन चुके हैं उसकी तो पालना कीजिए। हमें मुआवजा किस भाव में दे रहे हैं? 13,000 बिस्वे, 26,000 बिस्वे। अरे इतने में तो आज की डेट में आपको कहाँ ज़मीन मिलेगी? हम जो उजड़ रहे हैं, हम कहाँ ज़मीनें लेंगे? हम तो आगे ज़मीन भी नहीं ले पाएंगे। घर बार बनाना वो तो अलग बात है। कई ऐसी महिलाएं हैं बेचारी जिनका कोई साधन नहीं है, इनकम के साधन नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि ये इतना मुआवजा दे, कम से कम हम घर तो अपना बना सके। जब इस सारे प्रकरण के बारे में भू अर्जन अधिकारी से प्रभावितों ने जवाब मांगा तो भू अर्जन अधिकारी रामेश्वर शर्मा ने प्रभावितों को आश्वस्त किया कि अगर अवार्ड कम रेट पर हुए हैं तो सरकार नोटिफिकेशन से यह अवार्ड सप्लीमेंट्री भी किए जाते हैं और मुआवजे के वर्तमान में लगाए गए फैक्टर में भी बदलाव किए जा सकते हैं। इतना मैं जरूर कहूँगा कि सरकार की जो भी डायरेक्शन आपकी रिहेबिलिटेशन के बारे में होगी या कुछ होगा, ये अवार्ड ऐसे नहीं है कि ये इनको कुछ नहीं हम कर सकते। इसके सप्लीमेंट्री अवार्ड भी बन जाते हैं, बाकी चीज़ें भी बन जाती हैं। अगर सरकार फैक्टर 2 भी देती है तब भी सप्लीमेंट्री अवार्ड बन के फैक्टर का वो हो जाएगा। अगर रिहेबिलिटेशन स्कीम के लिए बोलते हैं तो रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो वो है क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एडीएम एडीसी नियुक्त हुए हैं उस नोटिफिकेशन उनसे करवा के ये हो सकता है। बता दें कि नागचला से मनाली तक के 4 लेन के प्रभावित प्रदेश सरकार से उनकी मान समान जमीनों के मुआवजे कानून के तहत देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें इससे वंचित रख रही है और 4 लेन संघर्ष समिति ने अपने आंदोलन को और तेज करने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों का वेतन बढ़ाने के बाद अब परिवहन निगम भी इन पर मेहरबान हो गया है। निगम की लग्जरी बसों में विधायकों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। विधायक एवं पूर्व विधायक एक साल में 12 बार यानी महीने में एक बार इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। विधायकों को वेतन बढ़ने के बाद अब लग्जरी बसों में मुफ्त यात्रा करने का तोहफा भी मिल गया है। प्रदेश सरकार की ओर से विधायकों का वेतन बढ़ाने के बाद अब परिवहन निगम ने विधायक और पूर्व विधायक को एक साल में 12 बार यानी महीने में एक बार इन बसों में निःशुल्क यात्रा करने का तोहफा दिया है। परिवहन निगम ने एचआरटीसी के 1578 चालकों को 350 टीएमपीए के वेतन में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की है। कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल से मिलेगा। अभी अनुबंध पर रखे परिचालकों को 4000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, अब इसे 5500 रुपए किया जाएगा। चालकों को 7200 रुपए की बजाय 7700 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। इन कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट भी लगेगी। निगम ने चालकों परिचालकों की कमीशन आधे से बढ़ाकर 1% कर दी है। वहीं परिवहन मंत्री ने पीस मिल वर्करों के वेतन में भी बढ़ोतरी का आश्वासन दिया है। इसके लिए निगम ने कमेटी गठित की है। अभी इन कर्मचारियों को 25 रुपए मिलते हैं, इनका मासिक वेतन 4000 रुपए किया जाएगा। हिमाचल के 5 ड्राइविंग स्कूलों के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। स्कूल के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। बाली ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मामला उठाया गया था। वहीं 30 नई मिनी बसें खरीदने की भी मंजूरी दी गई है। यह बसें शिमला सर्कुलर रोड पर दौड़ेंगी और 27 से 30 सीटर होंगी। इसके साथ ही शिमला आईएसबीटी बस अड्डे का नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, सिरमौर बस अड्डे का नाम गुमान सिंह और चंबा बस अड्डे का नाम देशराज महाजन रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि गुमान और देशराज एचआरटीसी के मंत्री रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
लोगों के दिल में आज भी इंसानियत और ईमानदारी जिंदा है। इसका बेजोड़ परिचय दिया है हमीरपुर के भारत भूषण ने। भारत भूषण की इस ईमानदारी से एहसास हो गया कि आज भी लोगों के दिलों में इंसानियत जिंदा है। भारत भूषण को बैंक में कैश काउंटर के पास 4,000 रुपए गिरे हुए मिले। उन्होंने इन पैसों को बैंक मैनेजर के हवाले कर पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। हिमाचल प्रदेश सिविल फूड सप्लाई के कर्मचारी भारत भूषण ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए सिमरो देवी के 4,000 रुपए वापस लौटाए हैं। भारत भूषण ने बताया कि जब वह कांगड़ा बैंक में पैसे निकलवाने गए तो उन्होंने बैंक काउंटर के पास 4,000 रुपए गिरे हुए पाए। उन्होंने तुरंत मैनेजर से संपर्क किया। छानबीन करने पर पाया कि यह पैसे सिमरो देवी के हैं, जिसने बैंक से 5,000 रुपए निकाले। उन्होंने पैसे बैंक काउंटर से लिए और पर्स में डाल दिए, लेकिन जल्दबाजी में 1,000 रुपए ही पर्स में पड़े थे और 4,000 रुपए कैश काउंटर के नीचे गिर गए। सिमरो देवी को उसके पैसे वापस लौटा दिए गए हैं। कांगड़ा बैंक आया हुआ था, शाम के टाइम करीबन 3:30 बजे का टाइम था और मेरे को गिरे हुए पैसे मिले 2-2 हज़ार के 2 नोट, जिसमें मैंने डीलिंग हैंड कांगड़ा बैंक वाले को बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे पैसे मिले हुए, अगर किसी के हो तो मेरे से संपर्क कर लें। सो उस दिन के बाद आज के टाइम HRTC में जो वर्कर है उन्होंने मेरे को टेलीफोन पर मैसेज किया कि मेरे भाई साहब ऐसे ऐसे पैसे गिरे हुए और मेरे पैसे आप दे दें तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आप मैं एक कर्मचारी हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का कर्मचारी हूँ। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। मामूली बीमारी की शिकायत होने पर मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए कैदियों को अब अस्पताल नहीं जाना होगा। अब बड़ी जेलों में ही टेस्ट की सुविधा शुरू होगी। इन जेलों में ऑटो एनालाइजर मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही माइनर ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था भी जेलों में करवाई जाएगी। इससे कैदियों को एस्कॉर्ट कर अस्पताल पहुंचाने से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही फरार होने के खतरे भी नहीं रहेंगे। अगले वित्त वर्ष में ये सुविधा मिल जाएगी। अभी तक जेलों में मेडिकल टेस्ट करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई कैदी बीमार होने का बहाना बनाकर अस्पताल के रास्ते से फरार होने की फिराक में रहते हैं। पूर्व में ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। अब इनकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जेल प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। जेल में ही टेस्ट करवाने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए कई मशीनें स्थापित होंगी। ECG मशीन भी इसका हिस्सा रहेगी। ब्लड से संबंधित कई टेस्ट जेलों में हो सकेंगे। जेल में डॉक्टर तो मौजूद रहता है, परंतु टेस्ट करवाने की असुविधा न होने के कारण कैदियों को अस्पताल भेजना पड़ता है। शुरू में सेंट्रल जेल कंडा, नाहन और जिला जेल धर्मशाला में सुविधा मिलेगी। बाद में दूसरी जिला जेलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन जेल के वार्डरों को लैब असिस्टेंट का कोर्स करवाएगा। इसके लिए DG जेल ने सशस्त्र सीमा बल के DG को पत्र लिखा है। इसमें उनसे 4 सीटें मुहैया करवाने का आग्रह किया गया है। अगर SSB से मंजूरी मिली तो फिर वार्डरों को 4 महीने का कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स शिमला स्थित SSB के ट्रेनिंग सेंटर से हो सकेगा। बता दें कि शिमला के ऑक्सलैंड होटल से तीरे मर्डर केस का आरोपी श्यामल राव रेड्डी सबसे पहले IGMC अस्पताल से फरार हुआ था। वह पुलिस कस्टडी से भाग गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद वह सेंट्रल जेल नाहन की दीवार फांद कर भागा था। तब से अब तक हाथ नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ।